हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, मैं करवा रहा हूं आपको AIB 17 की तैयारी। जो एडवोकेट्स, जो कैंडिडेट्स BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली आगामी ऑल इंडिया बार परीक्षा यानी कि AIB 17 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। दोस्तों, AIB 17 को क्रैक करने में, उसको क्लियर करने में आप बिल्कुल भी चूक ना जाएं और आपको निश्चित सफलता मिले, इसके लिए मैंने एक सीरीज शुरू की थी। ये उसी का अगला पार्ट है। अभी तक मैं इसके 12 पार्ट बना चुका हूँ। इम्पोर्टेंट सेक्शंस, आर्डर्स, आर्टिकल्स, लीगल अपडेट्स और लीगल इन्फॉर्मेशंस के वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो आप कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, AIB 17 की तैयारी के क्रम का जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था, उसमें 15 सितंबर 2019 को आयोजित हुई AIB 14 के कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराया था। आज हम AIB 14 के ही कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, लोक दायित्व बीमा अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? यानी कि पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कब अधिनियमित किया गया था? विकल्प का 1992 में, विकल्प खा 1993 में, विकल्प गा 1994 में, या विकल्प घा 1991 में। इसका सही विकल्प है 1991 में। अगला प्रश्न है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA किसके तहत अनिवार्य है? विकल्प का भारतीय वन अधिनियम, विकल्प खा वायु अधिनियम, विकल्प घा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, या विकल्प घा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसका सही विकल्प है विकल्प घा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत EIA यानी कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अधीन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम डायरेक्ट से बहुत आसानी से देख के पता लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसके लिए हम CRPC का डायरेक्ट खोलेंगे और देखेंगे धारा 482 में क्या लिखा है। धारा 482 में ये लिखा है कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति। तो हम इसके विकल्प में देखेंगे कि किसमें उच्च न्यायालय है, यानी कि हाई कोर्ट का विकल्प का है सुप्रीम कोर्ट, विकल्प खा है हाई कोर्ट, विकल्प गा है सेशन कोर्ट, विकल्प घा है उपरोक्त सभी। तो चूंकि विकल्प खा में है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय, तो यही इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर एक आदमी के बारे में यह साबित हो जाता है कि के लिए नहीं सुना गया है, उनके द्वारा जो स्वाभाविक रूप से उसे सुनते यदि वह जीवित होता, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अधीन यह अनुमान किया जाएगा कि वह मर चुका है। दोस्तों, जिन प्रश्नों में सेक्शन दिए होते हैं यानी कि धाराएं दी होती हैं या आदेश दिए होते हैं, जरा भी डाउट है तो तुरंत डायरेक्ट से देख के हम पता लगा सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसके लिए हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 को। धारा 108 कहती है कि यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना गया है जीवित है। यानी धारा 108 ये कहती है कि जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि किसी फला व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष से 7 सालों से 7 ईयर्स से कुछ नहीं सुना गया है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है तो उसको ये साबित करना होगा कि वो मर चुका है। अगर वो साबित कर देता है तो कोर्ट से मान लेगा कि हाँ वो व्यक्ति मर चुका है। तो हम देखेंगे कि इसके कौन से विकल्प में 7 वर्ष लिखा है, वही सही विकल्प हो जाएगा। विकल्प का है 5 वर्ष, विकल्प खा है 7 वर्ष, विकल्प गा है 15 वर्ष और विकल्प घा है 20 वर्ष। तो इसका सही विकल्प खा है 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक मूक गवाह ने खुली अदालत में लिखित रूप से अपना साक्ष्य दिया, उसके साक्ष्य को माना जाएगा। यानी कि एक गवाह है वो डम्ब है, वो गूंगा है, बोल नहीं सकता है। तो प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि उसने जो लिख के दिया है साक्ष्य, उसके साक्ष्य को क्या माना जाएगा? विकल्प का मौखिक साक्ष्य, विकल्प खा दस्तावेजी साक्ष्य, विकल्प गा द्वितीयक साक्ष्य, या विकल्प घा प्राथमिक साक्ष्य। इसका सही विकल्प है विकल्प का मौखिक साक्ष्य यानी कि ओरल एविडेंस। यानी कि भले ही उस मूक गवाह ने लिखित रूप में अपना साक्ष्य दिया है, लेकिन चूंकि वो मूक था, बोल नहीं सकता था, इसलिए उसके साक्ष्य को मौखिक ही माना जाएगा, ओरल ही माना जाएगा, भले ही उसने लिखित रूप में अपना साक्ष्य दिया है। अगला प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम यानी कि द लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 कब लागू हुआ था? विकल्प का 1 जनवरी 1894 को, विकल्प खा 1 फरवरी 1894 को, विकल्प गा 1 मार्च 1894 को, या विकल्प घा 1 अप्रैल 1894 को। इसका विकल्प घा सही विकल्प है, यानी कि 1 मार्च 1894 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दंडादेश सेशन कोर्ट सुना सकता है?
विकल्प का मृत्युदंड, विकल्प खा कठोर कारावास, विकल्प गा साधारण कारावास या विकल्प घा विधि द्वारा अधिकृत कोई भी दंड लेकिन मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। इसका विकल्प घा सही विकल्प है, यानी कि विधि द्वारा अधिकृत कोई भी दंड सेशन कोर्ट यानी कि सत्र न्यायालय सुना सकता है, लेकिन मृत्युदंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी विदेशी निर्णय के निश्चायक होने के लिए अपेक्षित नहीं है? विकल्प का इसे केस की मेरिट पर दिया जाना चाहिए, विकल्प खा सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा इसे दिया जाना चाहिए, विकल्प गा यह धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त ना किया गया हो, या विकल्प घा यह दुश्मन देश की अदालत द्वारा है। तो विकल्प घा इसका सही विकल्प है, यानी कि कोई विदेशी निर्णय दुश्मन देश की अदालत द्वारा दिया गया है, यह निर्णय के निश्चायक होने के लिए अपेक्षित नहीं है। अगला प्रश्न है, कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना किस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य है? विकल्प का वेतन भुगतान अधिनियम 1936, विकल्प खा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, विकल्प गा फैक्ट्री अधिनियम 1948 या विकल्प घा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इसका विकल्प गा सही विकल्प है, यानी कि फैक्ट्री अधिनियम 1948। अगला प्रश्न है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि क्या शिक्षक मजदूर नहीं है? विकल्प का धरंगाधरा केमिकल वर्क लिमिटेड बनाम सौराष्ट्र राज्य, विकल्प खा दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम रामनाथ, विकल्प गा जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम LTA या सुंदराम्बल बनाम गोवा सरकार AIR 1988 SC 1700। इसका विकल्प घा सही विकल्प है, यानी कि सुंदराम्बल बनाम गोवा सरकार AIR 1988 SC 1700। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2CC के अधीन क्लोजर का अर्थ है? विकल्प का कार्यस्थान या उसके किसी भाग का स्थायी रूप से बंद किया जाना, विकल्प खा कार्यस्थान या उसके किसी भाग का आंशिक रूप से बंद किया जाना, विकल्प गा कार्यस्थान या उसके किसी भाग का अस्थायी रूप से बंद किया जाना, विकल्प घा कार्यस्थान या उसके किसी भाग का अल्पकालिक रूप से बंद किया जाना, विकल्प का इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, किस मामले के लंबन के दौरान एक रेफरेंस किया जा सकता है? विकल्प का अधीनस्थ न्यायालय विधि के एक प्रश्न पर राय के लिए मामले को उच्च न्यायालय को रेफर करता है, विकल्प खा अधीनस्थ न्यायालय साक्ष्य के एक प्रश्न पर राय के लिए एक मामले को उच्च न्यायालय को रेफर करता है, विकल्प गा अधीनस्थ न्यायालय तथ्य के एक प्रश्न पर राय के लिए एक मामले को उच्च न्यायालय को रेफर करता है, विकल्प घा अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय प्रक्रिया के एक प्रश्न पर राय के लिए एक मामले को उच्च न्यायालय को रेफर करता है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प का, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय विधि के एक प्रश्न पर राय के लिए एक मामले को उच्च न्यायालय को रेफर करता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति फैसले के पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकता है जब विकल्प का है वह डिक्री या ऑर्डर से व्यथित है जिसमें अपील की अनुमति है लेकिन अपील को किया नहीं गया है, विकल्प खा है वह डिक्री या ऑर्डर से व्यथित है जिसमें कोई अपील की अनुमति नहीं है, विकल्प गा है वह लघुवाद न्यायालय से एक रेफरेंस पर हुए निर्णय से व्यथित है, या विकल्प घा उपरोक्त सभी। इसका सही विकल्प है विकल्प घा उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी में से कोई भी परिस्थिति अगर है तो कोई व्यक्ति फैसले के पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस मामले में पुनरीक्षण का उपचार उपलब्ध नहीं है? विकल्प का मामले जिसमें पहली अपील होती है, विकल्प का मामले जिसमें दूसरी अपील होती है, विकल्प का इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर या विकल्प घा उपरोक्त सभी। का विकल्प घा सही विकल्प है, यानी कि उपरोक्त सभी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन प्रश्नों के विकल्पों में सबसे लास्ट में विकल्प घा या विकल्प डी ऑप्शन डी ये होता है ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी, उसमें 90% केसेस होते हैं कि विकल्प घा ही सही विकल्प है उपरोक्त सभी वाला। अगला प्रश्न है, परक्राम में नहीं है क्रॉसिंग के प्रभाव का किस धारा में उल्लेख किया गया है? परक्राम में नहीं यानी कि नॉट निगोशिएबल, विकल्प का धारा 125, विकल्प खा धारा 130, विकल्प गा धारा 128 या विकल्प घा धारा 126। विकल्प खा इसका सही विकल्प है, यानी कि धारा 130। अगला प्रश्न है, परिक्रम में लिखत की धारा 16 परिभाषित करती है। परिक्रम में लिखत यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, विकल्प का है प्रतिबंधात्मक पृष्ठांकन, विकल्प खा सशर्त पृष्ठांकन, विकल्प गा है पूर्ण पृष्ठांकन और निरंक पृष्ठांकन या विकल्प घा उपरोक्त सभी। तो विकल्प गा इसका सही विकल्प है, यानी कि पूर्ण पृष्ठांकन और निरंक पृष्ठांकन, इन फुल और इन ब्लैंक। परिक्रम में लिखत अधिनियम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 16 पूर्ण पृष्ठांकन और निरंक पृष्ठांकन के बारे में उल्लेख करती है। अगला प्रश्न है, परिक्रम में लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अधीन क्या दायित्व है?
विकल्प का कठोर दायित्व यानी कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, विकल्प खा प्रतिनिधिक दायित्व यानी कि वाइकैरियस लायबिलिटी, विकल्प का और खा दोनों, या विकल्प खा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प का सही विकल्प है कठोर दायित्व स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अगला प्रश्न है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के उद्देश्य हैं। विकल्प का है लोक प्रयोजनों और उद्योग के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के लिए एक अधिनियम। विकल्प खा है लोक प्रयोजनों और व्यवसाय के लिए भूमि खरीद के कानून में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। विकल्प का है लोक प्रयोजनों और विनिर्माण के लिए भूमि पर कब्जे के कानून में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। या विकल्प घा लोक प्रयोजनों और कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के कानून में संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। तो विकल्प घा इसका सही विकल्प है, यानी कि लोक प्रयोजनों और कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करना, यह भूमि अधिग्रहण कानून 1894 का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन पुलिस अधिकारी वारंट के बिना किसी अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकता है। विकल्प का धारा 40, विकल्प खा धारा 41, विकल्प गा धारा 42 या विकल्प घा धारा 43। इसका सही विकल्प है विकल्प खा धारा 41 यानी कि सेक्शन 41। CRPC की धारा 41 इस बारे में प्रावधान करते हैं कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। अगला प्रश्न है यह कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और मामलों से संबंधित है। विकल्प का एसोसिएशन का अनुच्छेद, विकल्प खा एसोसिएशन का मेमोरेंडम, विकल्प गा डिबेंचर या विकल्प घा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका विकल्प खा सही विकल्प है एसोसिएशन का अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यह कंपनी के आंतरिक प्रबंधन और मामलों से संबंधित होता है। दोस्तों आज का ये वीडियो AIB 14 का लास्ट वीडियो था। AIB 17 की तैयारी के क्रम में मैं अगला वीडियो कोई अन्य ऑल इंडिया बार परीक्षा जो कि पिछली हो चुकी है उसके प्रश्नों से संबंधित लाऊंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।